Hello and welcome back to our channel Conceptual English by K.M. Gupta and you are watching वीडियो नंबर 31st। ये 31वीं वीडियो है बच्चों, प्रेपोजिशन पार्ट सेकंड। इससे पहले वीडियो नंबर 30 में हमने प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट बनाया था और आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। एंड सॉरी टू से कि वीडियो नंबर 30 और 31 के बीच जो गैप है वो बहुत लंबा हो गया है। दरअसल बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी कुछ बुक्स पर काम कर रहा हूँ और ये मेरी पहली बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। ये एयरफोर्स, नेवी, एसकेटी क्लर्क या एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस के लिए, इसके अलावा ये टेट या सुपर टेट की इंग्लिश भी कवर करती है और इसके अलावा ये टीजीटी पीजीटी की जो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश आती है, वो भी कवर करती है। इसमें 50 प्रैक्टिस सेट हैं डिटेल्ड आंसर शीट के साथ और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल भी इसमें दे रखा है, एडिशनल मटेरियल फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। तो बच्चों, ये सारा समय इसी बुक के साथ गया है। इसका फर्स्ट एडिशन आया, फिर सेकंड एडिशन आया है जल्दी से और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस बुक का मिल रहा है। और ये बुक अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। अगर आप अमेज़ॉन पर सर्च करेंगे प्रैक्टिस सेट बाय के.एम. गुप्ता तो ये बुक आप आसानी से सर्च कर सकते हैं उस पर। और आने वाली बुक जो मेरी है वो भी लगभग रेडी है, वो भी हमने सबमिट कर दी है और 1-2 महीने के अंदर वो भी मार्केट में आ जाएगी और ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। वो है कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन की पूरी वोकेबलरी कवर करती है। द ट्रेजर ऑफ कम्पेटिटिव वोकेबलरी के नाम से वो बुक आ रही है। और अब हम यूट्यूब चैनल पर अपने रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वो आपके लिए हम देंगे। तो वीडियो नंबर 30 जो थी वो थी आपकी प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट। और बच्चों, जैसा कि प्रस्तावित था, हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर को पूरे को हम 5 स्टेजेस में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें पहली स्टेज रहेगी आपकी कंसेप्चुअल एनालिसिस। इस प्रेपोजिशन का पूरे का ऑपरेशन करना है, हमें पूरी चीड़फाड़ करनी है कि इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाई डू वी यूज प्रेपोजिशंस, कि हम प्रेपोजिशन को आखिर यूज ही क्यों करते हैं। और बच्चों देखिए, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, वी आर लर्निंग ए लैंग्वेज। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए जो रूल्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं वो कुछ हद तक ही साथ देते हैं। बाकी लैंग्वेज को केवल रूल्स के दम पर नहीं सीखा जा सकता है। ये मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रूल्स केवल कुछ हद तक ही साथ देते हैं। जैसे नदी का मैं एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ आपको कि जो नदी के किनारे होते हैं वो नदी को तभी तक अपने अंदर समेटे रखते हैं जब तक वो बाढ़ की स्थिति में नहीं आती है। जब बाढ़ आती है तो पानी जो है वो किनारे नहीं रोक पाते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज का है, ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कुछ हद तक तो आपका साथ देंगे। लेकिन आप सोचें कि केवल रूल्स रेगुलेशन के दम पर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लें, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं, इस तरह से हमने ये बनाई हैं इसमें। और ख़ास तौर पर एक चीज़ और बच्चों, प्रेपोजिशन इज़ वन ऑफ दो चैप्टर्स दैट आर रियली वेरी कन्फ्यूजिंग। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, एक तो आर्टिकल और ये प्रेपोजिशन। कन्फ्यूज़न तो कहीं से भी निकल सकते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज है, कदम कदम पर इसके एक्सेप्शन साथ चलते हैं। लेकिन अगर 2 चैप्टर मुझे चुनने हों कि पूरे ग्रामर में से कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, जिनमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक तो है आर्टिकल और दूसरा है प्रेपोजिशन। ये दोनों ही चैप्टर केवल रूल्स की सहायता से कोई नहीं सीख सकता है। इसके लिए आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर्स में सिचुएशन के बदलते ही ये आर्टिकल्स भी चेंज हो जाते हैं और प्रेपोजिशन भी पोजीशन के साथ साथ चेंज हो जाती है। एक ही फिलअप में कई सारी प्रेपोजिशन सेट हो जाती हैं, कई सारे आर्टिकल सेट हो जाते हैं और सब के सब बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो अलग अलग कंटेक्स्ट में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये चैप्टर आपको 5 पार्ट में बांट दिया है। देखिए, पहला कंसेप्चुअल एनालिसिस। इसमें इस प्रेपोजिशन का पूरा ऑपरेशन करना है, इसका पूरा बेस क्लियर करना है कि प्रेपोजिशन हम यूज ही क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज प्रेपोजिशंस। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इसके फंक्शन क्या हैं, इसको हम किस प्रकार यूज़ करते हैं और ये क्या फंक्शन करता है। ठीक है, इसके लिए हम वीडियो 30 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पूरा पार्ट, ये पूरा स्टेज हमने वीडियो नंबर 30 में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम
डाल रहे हैं उसे आप पहले ज़रूर देख लेना। और देखिए, मैं इसलिए आपसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वॉच टाइम बढ़ाना है, रियली अगर आप इस क्रम में बढ़ेंगे आगे तक तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से बादल हैं कन्फ्यूज़न के, अगर वो छट गए ना तो ये चैप्टर बहुत बहुत और बहुत आसान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी मिलती है, केवल आपको नियमों से बंधकर नहीं रहना पड़ता है। जब आपका माइंड खुद ब खुद चलने लगेगा तब ये चैप्टर मानना कि क्लियर हो गया। और बाकी अगर बुक्स में से रट रट कर केवल फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करके अगर आप चाहें कि इस चैप्टर को हम क्लियर कर दें, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो बच्चों, जो वीडियो नंबर 30 है उसमें हमने ये तीनों चीज़ क्लियर कर दी हैं, जो कि सबसे पहले क्लियर होनी ज़रूरी है कि हम प्रेपोजिशन का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है। दूसरी स्टेज जो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हमें करना है ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। प्रेपोजिशंस की एक पूरी स्टडी हमें करनी है, जिसमें हम फोकस करेंगे प्रेपोजिशन के काइंड्स पर, प्रेपोजिशन के मीनिंग्स पर। लगभग 75 प्लस प्रेपोजिशंस हम इसमें लेकर आए हैं, जिसका हम मीनिंग क्लियर करेंगे। ठीक है। और क्या लेके आएंगे इसमें हम? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसका एनालिसिस और फंक्शन समझने के बाद इसकी कंप्रेहेंसिव स्टडी में आपको इनके बेसिक मीनिंग भी क्लियर होने चाहिए। इस चैप्टर में हम लगभग 75 प्लस प्रेपोजिशंस का जो जनरल मीनिंग है, जो यूजुअल मीनिंग है उनका, सबसे पहले तो वो क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ इसी स्टेज पर आता है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। बहुत सारे शब्दों के साथ कुछ निश्चित प्रेपोजिशंस होते हैं, हालांकि उनके एक्सेप्शंस भी साथ चलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन इस चैप्टर को समेटने के लिए बच्चों इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ये मीनिंग और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हम पर हावी ना हो जाएं, उसके लिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों आता है, जब इतना आप सीख लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं ढेर सारे कन्फ्यूजन्स आपके मन में रहेंगे, तो उन्हें हम क्लियर करेंगे यहाँ से। हम यहाँ से क्लियर करेंगे थर्ड स्टेज पर जाकर, उसके एक्सेप्शंस बताते चलेंगे। और साथ ही साथ कहीं कहीं प्रेपोजिशन नहीं भी लगाया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है, एलिप्सिस में पढ़ेंगे। और हम साथ ही साथ जो भी कन्फ्यूजन्स यहाँ तक क्रिएट होंगे उन सबको हम बताएंगे, और कन्फ्यूज़न भी बताएंगे हम क्यों क्रिएट होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं, और क्लियर भी उन्हें करेंगे, जो बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद बच्चों स्टेज 4 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रेपोजिशंस वर्सेस एडवर्बियल पार्टिकल्स। इन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, दोनों जुड़वा हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन में अंतर है। जैसा कि मैं आपको बताया कि फंक्शन पर ही पूरा डिपेंड रहता है कि ये वर्ड हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है। एक एक वर्ड कई कई कैटेगरी कवर करता है और वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा उसके कि ये क्या है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जैसे ये सेंटेंस है कम इन, और दूसरा है कम इन द रूम, है ना। इन दोनों में ही ये इन शब्द आया हुआ है, कम इन और कम इन द रूम। लेकिन बच्चों देखो, पहले वाले में ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्बियल पार्टिकल है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना ज़रूरी है। दूसरे में इनके बाद नाउन आया हुआ है इन द रूम, तो दूसरे वाले में ये जो है ये आपका क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और पहले वाले में ये मात्र एक एडवर्बियल पार्टिकल है। आ जाइए, कहाँ आ जाइए? अंदर आ जाइए। तो पहले वाले में वो कहाँ के जवाब में आ रहा है, और दूसरे वाले में इनके बाद ये रूम लगा हुआ है, और ये पूरा बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है, इन या कोई भी प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये मिलाकर बनता है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, और जो हमेशा काम किया करेगा या तो किसी एडजेक्टिव का या किसी एडवर्ब का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी। तो बेटे ये अंतर है इसमें कम इन द रूम और कम इन में, कि ये प्रेपोजिशन है और ये एडवर्बियल पार्टिकल है। इसमें भी ढेर सारे ऐसी गुत्थियां हैं जिनका सुलझना बहुत ज़रूरी है, तो ये हम स्टेज 4 पर क्लियर करेंगे। और 5वां ये स्पेशल पार्ट रहेगा इसका, कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स की सहायता से हम इस चैप्टर को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रिक्स आप जानते हैं क्या होता है, और ये निमोनिक्स जो है वो नीम शब्द से बना है। नीम मीन्स है यादाश्त।
इसी से बना है निमोनिक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनसे चीज़ें याद रहती हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे, हमारी जो सेकंड स्टेज है एक कंप्रिहेंसिव स्टडी, इस पर हम बात करेंगे और आइए देखते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट वी शैल कवर द चैप्टर ऑफ प्रेपोजिशन इन 5 स्टेजेस, आउट ऑफ विच वी हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट पार्ट इन आवर वीडियो नंबर 30। वीडियो नंबर 30 में ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग वी मस्ट लर्न ऑल द मेजर पॉइंट्स इन वीडियो नंबर 30। इसके जो मुख्य अंश हैं वो आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, आप उसे अच्छे से देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन 4 पॉइंट पर बात कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। ये है रिकैप, रिकैपिचुलेशन, है ना, ये वर्ड है रिकैपिचुलेशन, जिसका मतलब होता है अब तक आपने क्या क्या देखा। तो क्या देखा आपने? एक तो ये था कि प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय सम नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। जैसा कि इसका नाम है प्रीपोजिशन, इसकी पोजीशन किसी ना किसी नाउन से पहले होती है, तो प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है। अगर हम नाउन कहते हैं तो प्रोनाउन साथ आ गया, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है, और नाउन प्रोनाउन दोनों आ गए, नाउन फ्रेज भी आ गया, नाउन क्लॉज भी आ सकता है, बात एक ही है। इसलिए हम संक्षेप में केवल एक शब्द बोलेंगे, नाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आना अनिवार्य है। अब यहां से कुछ डाउट्स आपके मन में हो सकता है कि आप कहें जी हमने देखा है फ्रॉम हेयर, है ना, ये हमने लिखा देखा है फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर, है ना, तो ये देयर और हेयर तो हमने एडवर्ब पढ़ा है। बस यही तो बात है बच्चों। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू क्लियर आउट, कि कोई भी वर्ड अपने फंक्शन से तय किया जाएगा कि वो क्या है। और रही बात कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है ना, तो हेयर का यहां पर मतलब है दिस प्लेस। मैं अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी ये मेरा जो थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें मैं कंफ्यूजन और ये सारी चीजें क्लियर करूंगा बहुत डिटेल में, और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इन चीजों को क्लियर करूंगा। तो ये दिस प्लेस एक नाउन फ्रेज है, जो शब्द नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, कक्षा 4 का बच्चा बता देगा कि जो शब्द नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। कोई भी डिक्शनरी आप उठा के देख लेना, मैं कुछ प्रूफ आपको दिखा रहा हूं, देखिए अभी स्क्रीन पर, कि इन्होंने यहां पर हेयर को नाउन लिख रखा है। तो जब नाउन है तो प्रोनाउन क्यों नहीं कह सकते हैं इसे हम, है ना। एडवर्ब है, पक्का ये एडवर्ब है, लेकिन यहां पर इस बेसिक कंडीशन में अगर हम इसे नाउन बोल दें तो कौन सी आप बता रही है भाई, जब ये दिस प्लेस की जगह इस्तेमाल हो रहा है हम इसे प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो इन चीजों पर हम बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये लाइन बोल रहा हूं कि प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन के द्वारा फॉलो की जा सकती है, ठीक है। पहली चीज, जहां भी आप देखेंगे फ्रॉम द मार्केट, विद माई फादर, है ना, इन द रूम, कोई भी होगी तो वो नाउन से पहले होगी। दूसरी चीज है कि जब प्रेपोजिशन और नाउन मिला दिए जाते हैं, कोई भी आप मान लीजिए लाइन लिख लीजिए यहां पर, ए मैन विद ब्लू आइज एंटर्ड द हॉल, है ना, या द विंडो ऑफ द रूम इज ब्रोकन, ठीक है। या हम कह सकते हैं ही इज स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। अब इन्हें कैसे क्लियर करेंगे हम? पहला कहा इन्होंने कि प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज को के द्वारा फॉलो की जाती है। तो देखिए हमारी जो प्रेपोजिशन है वो यहां पर आई, और इसके बाद ये देखिए नाउन फ्रेज यहां पर आई, ये देखिए नाउन फ्रेज द रूम यहां पर आई है, ये देखिए, है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ये जो बना पूरा विद ब्लू आइज ऑफ द रूम, इन द रूम, या कोई भी, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, और वो काम करेगा या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो देखिए कैसे, एक व्यक्ति, नाउन है व्यक्ति, कैसा था वो व्यक्ति, नीली आंखों वाला,
तो ये फ्रेज क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। द विंडो ऑफ द रूम इज ब्रोकन, कमरे की खिड़की टूटी हुई है। तो खिड़की नाउन है, कौन सी खिड़की, कैसी खिड़की, नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव बनेगा। तो यहां पर जो ऑफ द रूम है ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला है ही स्लीपिंग, वह सो रहा है। कहां सो रहा है, तो ये फ्रेज जो है बता रहा है, पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज बता रहा है, एडवर्ब की खासियत बता रहा है कि वो कहां सो रहा था, कमरे में सो रहा था। तो यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा। तो यहां से देखिए क्लियर है ना, ये नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, यहां उसकी एक्शन के बारे में बता रहा है, उसका प्लेस बता रहा है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना के जवाब में एडवर्ब है अपना, इनके जवाब में एडवर्ब ही निकलता है। तो ये पूरा फ्रेज जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। तीसरा इन्होंने बताया प्रेपोजिशन चेंजेस पोजीशन और पोजीशन चेंजेस प्रेपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहां से आधे कंफ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे इस लाइन से ही। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रेपोजिशन के बदलते ही पोजीशन बदल जाएगी और पोजीशन के बदलते ही प्रेपोजिशन बदल जाएगी। कोई भी सेंटेंस जैसे हम लिख लें, यहां पर ये सेंटेंस है जैसे द बुक इज ब्लैंक द टेबल। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। आपने कह दिया कि जी इसमें ऑन आएगा और वो कह रहा है अंडर आएगा। या तो हमें सिचुएशन दिखाइए, हमें पोजीशन दिखाइए, एक फोटो दिखाइए जिससे ये क्लियर हो जाए कि बुक कहां पर है। उसे देखकर हम बताएंगे कि बुक जो है वो कहां पर है। वो बुक ऑन द टेबल भी हो सकती है, अंडर द टेबल भी हो सकती है, बिसाइड द टेबल भी हो सकती है, बाई द टेबल भी हो सकती है, नियर द टेबल भी हो सकती है, और भी 50 प्रेपोजिशन इसमें आ सकती हैं। तो प्रेपोजिशन पोजीशन के अनुसार सेट की जाती है कि कौन सी चीज किस पोजीशन में है, तो उसके हिसाब से आप पोजीशन सेट करेंगे प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन बदलते ही पोजीशन बदल जाएगी और पोजीशन बदलते ही प्रेपोजिशन बदल जाएगी। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में अपने फिट कर लें, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे कंफ्यूजन इस चैप्टर में क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप गड़ी ईंट पकड़ लेते हैं कई बार इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन के चक्कर में। जो मैंने बताया था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी हम पढ़ेंगे इसी स्टेज में, लेकिन अगली वीडियो में। तो वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के चक्कर में बच्चे कुछ गड़ी ईंट पकड़ लेते हैं कि हमने तो यहां पर यही देखा है। अरे जब पोजीशन बदल गई तो प्रेपोजिशन क्यों नहीं बदल रहे हो आप, ठीक है। और चौथी चीज जो उस वीडियो में हमने हाईलाइट की थी वो थी रिवर्सल ऑफ पोजीशन इन हिंदी ट्रांसलेशन। कि कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, जैसे ये है विद ब्लू आइज या ऑफ द रूम या विद माई फादर, है ना, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि विद माई फादर, विद माई फादर। तो इंग्लिश में प्रेपोजिशन पहले और नाउन बाद में, लेकिन इसी का आप हिंदी रूपांतरण करेंगे तो मेरे पिता के साथ, हिंदी ट्रांसलेशन में उसके नाउन पहले और प्रेपोजिशन बाद में। किसी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज का ट्रांसलेशन करके देखना, वो प्रेपोजिशन इंग्लिश में पहले है, नाउन बाद में है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में नाउन पहले रहेगा और प्रेपोजिशन बाद में रहेगी। तो ये रिकैप किया हमने वीडियो नंबर 30। अब बढ़ते हैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट वीडियो नंबर 31, और इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे प्रेपोजिशन की। सो स्टूडेंट्स, if you have understood this preposition conceptually, let's proceed to a comprehensive study of this topic, ठीक है। इसको अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। ज़्यादातर बच्चे इस प्रेपोजिशन के चैप्टर को यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जो पहली वीडियो में हमने पढ़ा है वो आपके लिए बोनस है और बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं। जब आप कंसेप्ट इसका क्लियर कर लें तो आपको इसको दो भागों में बांट के पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है, हमें प्रेपोजिशंस के जनरल मीनिंग्स पता होने चाहिए कि भाई इन मानी में होता है या एट मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है। तो इनके जो जनरल मीनिंग हैं, जबकि एक एक प्रेपोजिशन कई कई अर्थ देने लगती है आगे जाकर, उससे पहले ज़रूरी है कि इनके जो जनरल मीनिंग हैं वो हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, जिस पर हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों, हमें इनको भी कई बार पढ़ना पड़ता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद एक निश्चित प्रेपोजिशन ये आती है ना। तो ये भी हमें
पढ़ने पड़ते हैं, है ना। जैसे शोले मूवी में जय और बीरू की जोड़ी थी कि जहाँ जय जाता था वहाँ पूछा जाता था बीरू कहाँ है। तो इसी तरह से कई सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे कि नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, दैट इज़ फॉलोड बाई सम सर्टेन प्रेपोजिशन, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल मीनिंग वाले स्कोर को हम आगे आज पढ़ा रहे हैं, और उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं काइंड्स, कि प्रेपोजिशन जो होते हैं वो कौन कौन से काइंड्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहला सिंपल, सिंपल प्रेपोजिशंस, ऐसे से प्रेपोजिशंस जिनमें कोई मिलावट नहीं की गई है, जो अपने दम पर बड़े छोटे छोटे से हैं। देखिए आपने ये पहले से पढ़ रखे हैं, इनकी शक्ल तो देखी होगी, सूरत तो देखी होगी कम से कम, कि ये इन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, विद, टू, एटसेट्रा। ये प्रेपोजिशन नहीं है भाई, ये ईटीसी की फुल फॉर्म है ना, मत ऐसे भी प्रेपोजिशन समझ लो। तो इसका मतलब है आदि। तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको ये दिखाए हैं कि सिंपल प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो बिना किसी मिलावट के हैं, जबकि जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं उनमें कुछ ना कुछ आगे लगाए गए हैं। जैसे देखिए अक्रॉस, अराउंड, बिफोर, बिलो, beside, behind, within, without आदि, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं जो कहीं ना कहीं मिला जुला कर बनाए गए हैं। तीसरे हैं फ्रेजल प्रेपोजिशंस, ऐसे प्रेपोजिशंस जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि औरों का है। देखिए अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, खैर मीनिंग आगे डिस्कस करेंगे इनका, अभी इनकी शक्ल देख लो बस एक बार। अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन ल्यू ऑफ के बदले में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बाई डिंट ऑफ के दम पर, जैसे पैसे के दम पर, बाई डिंट ऑफ मनी, है ना, आदि। तो ये कौन से हैं आपके फ्रेजल प्रेपोजिशन, ऐसे प्रेपोजिशन जो कई कई शब्दों के मेल से बनाए हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनाए हैं, वो हो गए फ्रेजल प्रेपोजिशंस। और चौथे लिखे हैं मैंने ये पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस जो वर्ब से तैयार किए गए हैं। बच्चों पार्टिसिपल दरअसल वर्ब की ही फॉर्म होती है ना। ये जितने भी प्रेपोजिशन है कहीं ना कहीं ये वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाए गए हैं, लेकिन ये जो एक्शन है इनका, जो फंक्शन है वो प्रेपोजिशन का है। वो देखने में भले ही ये वर्ब जैसे लग रहे हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो प्रेपोजिशन का रहेगा। देखिए जैसे क्या क्या है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं साथ साथ क्लियर कर दूं बच्चों, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप इनका केवल फ्लेवर याद रखें, बाकी इनके काइंड्स पर चाहे तो ध्यान दें और चाहे तो ना दें। ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है ये प्रेपोजिशन, जितनी भी बुक्स में आप पढ़ेंगे इनके काइंड्स आपको अलग अलग मिलेंगे। कुछ ने डिवाइड कर रखा है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, है ना, बहुत सारी जगह उन्होंने बांट कर उसे कर रखा है। मैंने ये 4 पार्ट में कर रखा है, किसी में 5 में, किसी में 3 में, किसी में 6 में। तो जो चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करे उसको तो उखाड़ के फेंक दो आप बिल्कुल, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि प्याज को आप लंबा काटें या चौकोर काटें या डाइस बना लें छोटे छोटे, या उसकी ग्रेवी बना लें। उसका जो फ्लेवर है दैट इज द मेन थिंग, है ना। तो इसमें भी प्रेपोजिशन के चैप्टर में अगर पॉसिबल हो तो आप इसके काइंड पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है। मेन चीज है कि ये प्रेपोजिशन का जो फ्लेवर है वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, कि अभी आपने कहीं पढ़ लिया कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस लिखा हुआ है ऑन, कि देखो ऑन द टेबल, ठीक है जी, कि ये जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। फिर ही तुरंत देखेंगे ही केम टू मी ऑन संडे, वो संडे को मेरे पास आया, और फिर लड़ेंगे मास्टरों से, है ना, कि अभी तो आपने बताया कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, अभी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल मत रटिए जो कन्फ्यूजन पैदा करें। हमारी तो कोशिश ही यही है कि जो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करें उन्हें उखाड़ के फेंको, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इनके फ्लेवर की, इनके मीनिंग की। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रेपोजिशंस एंड देयर जनरल मीनिंग। देखिए पहला दिया है इन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है में, जैसे हम यूज करते हैं इन द वर्ल्ड, इन ए वीक, जैसे हम कहें एक सप्ताह में
7 दिन होते हैं। देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में। नदी में, इन द रिवर, ठीक है। तो इन हो गया, इन मीन्स में। दूसरा है इनटू, और इसका भी अर्थ होता है में। इसमें दो चीजें शामिल हैं बच्चों, एक तो इसमें पोजीशन है और इसमें डायरेक्शन है। दोनों को मिलाकर ये इनटू एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें पोजीशन भी होती है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद पड़ा। तो इसमें समझने वाली बात है बच्चों कि इनमें जो बेसिक डिफरेंस है आपस में वो क्या है। इन दिखाती है केवल पोजीशन को और इनटू दिखाती है पोजीशन प्लस डायरेक्शन को। ये केवल स्थिति दिखाएगी, ये गति भी दिखाएगी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद पड़ा, है ना। और वो गति किस प्रकार की होनी चाहिए ये आप समझ लीजिए, चाहे वो नदी है चाहे वो कोई और चीज है। अगर गति अंदर ही अंदर हो रही हो तो आप इन लगाएंगे। जैसे ए क्रोकोडाइल was swimming in the river। अब आप कहेंगे जी इसमें इन क्यों लगाया गया है, गति तो हो रही है, लेकिन गति हो रही है अंदर अंदर, है ना। वो जो तैर रहा है वो नदी के अंदर अंदर है, तो यहां पर आपने इन द रिवर लगाया। लेकिन अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ कूदेगी तो हम लगाएंगे जंप इनटू द रिवर। अगर हमारी बॉल नदी में गिरेगी तो हम लगाएंगे इनटू द रिवर। अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए क्रोकोडाइल नदी में घुस गया, एक क्रोकोडाइल स्वैम इनटू द रिवर। अब यहां पर दोनों का मतलब जो है वो थोड़ा चेंज है। यहां पर जो है क्रोकोडाइल नदी के अंदर तैर रहा है और यहां पर है क्रोकोडाइल बाहर से अंदर नदी में गया है, बाहर से सतह से, और ये नदी में अंदर रेंग गया है। ए क्रोकोडाइल स्वैम इनटू द रिवर। तो जो इनटू है वो डायरेक्शन भी साथ में रखती है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, आवर बॉल फेल इनटू द वेल। हमारी बॉल कुएं में गिर गई, ठीक है। यहां पर केवल पोजीशन है और यहां पर पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन भी है और गति भी है। गति जो है बाहर से अंदर की ओर होनी चाहिए। वह दौड़कर कमरे में आया, ही रैन इनटू द रूम, ठीक है। अब देखिए ही केम इनटू द रूम या ही रैन इनटू द रूम, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अगला देखिए, ऑन मीन्स पर, अपॉन मीन्स पर, ऑन टू मीन्स पर। इनको देखिए, जैसे इन और इनटू में डिफरेंस है उसी तरह से इन में डिफरेंस है। ऑन जो है वो केवल पोजीशन दिखाती है कि बिल्ली मेज पर है। द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। यहां पर एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये जो है बिल्ली बैठी हुई है। द कैट इज ऑन द टेबल, क्लियर। अब दूसरे सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि बिल्ली मेज पर कूदी। अब उसकी पोजीशन ये नहीं है, अब वो कहीं और से मेज पर कूदी है, गति हुई है बाहर से मेज की ओर। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। तो ऑन और अपॉन, इसमें भी ये अप जुड़ गया है जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है। ऑन टू भी अपॉन से काफी मिलता जुलता है। यहां भी ऑन के साथ ये टू जोड़ा गया है डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। पुट दिस बैग ऑन टू द नेक्स्ट सीट, यह बैग अगली सीट पर रख दो। यानी ये सीट आपकी है, यहां पर बैग रखा हुआ है और आपको यहां से उठाकर कोई चीज दूसरी जगह रखनी है, तो आपने यहां कर दिया, डायरेक्शन बता दी, पुट दिस बैग ऑन टू द नेक्स्ट सीट, यह बैग अगली सीट पर रख दो। अब यहां पर एक चीज क्लियर करने वाली है। देखिए, अगर आप यहां ऑन टू की जगह ऑन भी लगाते हैं, पुट दिस बैग ऑन द नेक्स्ट सीट, तो भी ये बहुत बड़ा आपने जुर्म नहीं कर दिया है, इसमें बहुत भारी आपने मिस्टेक नहीं कर दी है। ऑन भी यहां पर चलेगा। तो मेरा जो उद्देश्य है इस चैप्टर को कराने का, मैं साथ साथ ये बताता जाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि यहां ऑन टू ने बिल्कुल पकड़ लिया, ऑन टू यहां से हटेगी नहीं, इसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता है। ये आपस में इंटरचेंजेबल है। कई जगह पर हम सूर्य पर निर्भर रहते हैं, वी डिपेंड ऑन द सन, वी डिपेंड ऑन अपॉन द सन, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपस में इंटरचेंजेबल होंगी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है।
तो द कैट इज ऑन द टेबल, यहां पर बिल्ली की स्थिति बताई है कि वो मेज पर है। दूसरे में वो डायरेक्शन भी बता दी है, गति भी है, तो बिल्ली मेज पर कूदी है ना, जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो ऑन और अपॉन के बीच जो बेसिक डिफरेंस है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। और पुट दिस बैग ऑन टू द नेक्स्ट सीट, एक सीट से उठाया और वो दूसरी सीट तक अपने बैग दूसरी सीट पर रख दिया, तो ये हो गया आपका ऑन टू द नेक्स्ट सीट। देखिए अगला सेंटेंस मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिखा है, ए लिटिल वाटर स्पिल्ड ऑन टू द फ्लोर, थोड़ा सा पानी फर्श पर गिर गया, थोड़ा सा पानी फर्श पर बिखर गया। अगर मान लीजिए ये यहां पर मैंने ब्लैंक दिया होता और मैं आपसे पूछता, आप यहां पर अपॉन लगा देते, बिल्कुल ठीक था, नो प्रॉब्लम। ऑन टू भी आ सकता है यहां पर और अपॉन भी आ सकता है, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें तो ऑन टू समझाना था, इसलिए एक एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया है। बाकी इसमें अगर अपॉन भी लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, दोनों बिल्कुल ठीक होंगे, दोनों में कोई अंतर यहां पर नहीं है। ए लिटिल वाटर स्पिल्ड ऑन टू द फ्लोर, ए लिटिल वाटर स्पिल्ड अपॉन द, ठीक है, दोनों चल जाएंगे। इसके बाद आता है एट। एट में कई चीजें समझने की हैं बच्चों। एट मीन्स होता तो है पर, लेकिन एकदम से ऊपर सरफेस पर नहीं होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एट एंड ऑन। जैसे ये सेंटेंस है, ही सिट्स एट द टेबल नंबर 21, मैंने लिखा है कि वह 21 नंबर मेज पर बैठता है, मैंने यहां पर एट लगाया है। और आप जानते हैं एक शरीफ आदमी जो होता है वो मेज के ऊपर चढ़कर नहीं बैठता है, टेबल उसके सामने होती है, वो चेयर पे बैठता है, उसकी टेबल का नंबर है 21, है ना। लेकिन अगर सपोज करिए कि वो चेयर से उठ के और ऊपर आकर ही बैठ जाए टेबल के, तो थोड़ी एट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम ही इज सिटिंग या ही सिट्स एट की जगह ऑन द टेबल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, टेबल हमारे सामने होती है, डेस्क हमारे सामने होती है और हम चेयर पर बैठते हैं, है ना। लेकिन हम बोलते हैं मेज पर, एट द टेबल, वहां पर हम ऑन नहीं लगाते हैं। ठीक वैसे ही एट द काउंटर, वो काउंटर के ऊपर चढ़कर नहीं बैठता है, बस काउंटर पर है वो, लेकिन उसके ऊपर नहीं है, एट द काउंटर। इसी तरह से एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 7, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है लेकिन पटरी पर आती है, ऐसा नहीं उठ चढ़ के वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाएगी। ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं बोलना चाहिए, एट द प्लेटफॉर्म। एंड इसी तरह से है एट द डोर, दरवाजे पर, somebody इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ऑन द डोर नहीं बोलते, हम एट द डोर बोलते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल जनरल मीनिंग की। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट मानी होता है खिलाफ या विरुद्ध। वी शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू, हम तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करेंगे, ठीक है। अगेंस्ट का क्लियर होगा। फॉर मानी होता है के लिए। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से अच्छे के लिए कामना करिए, आशा करिए, उम्मीद करिए। जस्ट फॉर यू, केवल आपके लिए। एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ भी, है ना। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फॉर, 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 तीनों का मतलब के लिए। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम का जो बेसिक मीनिंग है वो है से। ही इज कमिंग फ्रॉम चंदौसी, वह चंदौसी से वापस आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इस जगह ये खाली छोड़ दूं ये, और आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां पर फ्रॉम ही आएगा, यहां पर टू भी आ सकता है। मान लीजिए अभी हम चंदौसी में बैठे हुए हैं और कोई कहीं से लौट रहा है चंदौसी की ओर, तो वह चंदौसी वापस आ रहा है, लेकिन फ्रॉम लगाएंगे तो वह चंदौसी से वापस आ रहा है। फ्रॉम यहां पर लगा देंगे तो वह चंदौसी से लौट रहा है। चंदौसी गया हुआ था, वहां से लौट रहा है, तो फ्रॉम चंदौसी। और कहीं और गया हुआ था, वहां से चंदौसी लौट रहा है, तो आएगा टू चंदौसी। अगला है फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से, है ना। तो फ्रॉम का अर्थ हो गया, बेसिक मीनिंग क्या हुआ, फ्रॉम मीन्स से। अगला है ऑफ, ओ डबल एफ। ये से के अर्थ में ही आता है। एक तो होता है स्विच ऑफ, वो एक अलग चीज है।
वो प्रेपोजिशन नहीं है, वो एडवर्बियल पार्टिकल के रूप में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं OFF प्रेपोजिशन की, जिसका अर्थ होता है से या से अलग। ये दिखाता है क्या? इट शोज फिजिकल सेपरेशन, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से किसी का अलग होना दिखाता है, खास करके छिटक कर अलग होना। ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिर पड़ा। यहां फ्रॉम भी आ सकता था, भाई दोनों का अर्थ से है, यहां फ्रॉम भी आ सकता था, लेकिन हमें ऑफ भी तो समझाना था कि ऑफ का भी यही अर्थ होता है, खास करके जब हम छिटक कर कहीं अलग गिरते हैं या हमारे हाथ से कुछ छिटक के गिरता है। द मार्कर फेल ऑफ माई हैंड, है ना, एकदम से मेरे हाथ से गिर गया तो मार्कर फेल ऑफ माई हैंड, तो ऑफ मीन्स हुआ ये। और जो स्विच ऑफ की मैं बात कर रहा हूं वो अलग चीज है, वो एडवर्बियल पार्टिकल है, स्विच ऑफ द लाइट। अगला देखिए OF, ऑ, इसका अर्थ होता है बेसिक का, की, के, इसके अर्थ में। जैसे द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ के पत्ते, गेम ऑफ थ्रोन्स, है ना, थ्रोन का खेल। अगला है ए कप ऑफ कॉफी, कॉफी का कप। ठीक है, तो ऑफ जो है ये हुआ। ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, जितने भी हंड्रेड्स, है ना, जो भी हैं, 100 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है, तो उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई खुराफाती है, सबसे ज्यादा कोई शैतान है, सबसे ज्यादा नोटी है, तो ये दो हैं भाई, ये 11 और 12। देखो ये टू और ऑफ, सबसे ज्यादा शैतान, सबसे छोटे लेकिन सबसे ज्यादा शैतान है। इनका जो है बहुत डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, इनकी जो नेचर है इसका, इनके जो फितरत है इनका, वो हमें बहुत समझना पड़ेगा, इनकी फितरत समझनी पड़ेगी। देखिए फिलहाल हम बेसिक मीनिंग की बात करें तो ऑफ का मीनिंग हो गया का, की, के, द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ों के पत्ते। और ये टू जो है इसका बेसिक मीनिंग है डायरेक्शन दिखाना, इसका काम है, और इसका बेसिक मीनिंग है को। ही इज कमिंग बैक टू चंदौसी, वह चंदौसी को वापस लौट रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी ये दो सेंटेंस एक से इसीलिए रखे हैं, मैं एग्जाम्पल और भी दे सकता था ये क्लियर करने के लिए कि मैंने एक चीज आपको बताई, प्रेपोजिशन डिपेंड करेगी पोजीशन पर। अगर कोई व्यक्ति चंदौसी से लौट रहा है तो फ्रॉम चंदौसी, और कहीं से लौटकर चंदौसी को आ रहा है तो टू चंदौसी। ये डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट पर। ऐसा नहीं है कि सूखा एक सेंटेंस दे दिया और हम पूछ रहे हैं कि बताइए फ्रॉम आएगा या टू आएगा, तो आप कहेंगे दोनों में से कोई भी आ सकता है, आइदर कैन हेल्प इट। अगला देखिए, इसमें टू के आगे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखना, ये कि टू जो है वो इन्फिनिटिव इंडिकेटिंग प्रेपोजिशन भी होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में इन्फिनिटिव कहते हैं। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो टू एक इन्फिनिटिव इंडिकेटिंग प्रेपोजिशन भी होता है। ये हम बिल्कुल अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम वर्ब के चैप्टर में सम्मिलित करके पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज इन्फिनिटिव। ठीक है, तो फिलहाल बात यह है इसका बेसिक मीनिंग, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम बेसिक मीनिंग क्लियर कर रहे हैं आज, वो है हमारा टू का को। ही इज कमिंग बैक टू चंदौसी। आई गेव ए बुक टू राहुल, मैंने राहुल को एक किताब दी। अगला है विद एंड विदाउट। विद मानी के साथ और विदाउट मानी के बिना, है ना। प्रेजेंटली ही इज लिविंग विद हिज फ्रेंड्स, फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है ना। विद मीन्स हो गया साथ, और विदाउट हो गया बिना। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। अगला है आपका नियर, जिसका मीन्स होता है के पास। जैसे वी लिव नियर द बस स्टैंड, हम बस स्टैंड के पास रहते हैं, है ना। यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर इस सेंटेंस में से यहां से हम इसे हटा दें और आपसे अब पूछा जाए कि बताइए यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, अब इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस सेंटेंस में यहां हमेशा नियर ही आएगा। यह डिपेंड करेगा कि आपका मकान रोडवेज के, बस स्टैंड के किस पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में है। अगर मान लीजिए आप रहते हैं बस स्टैंड के सामने, तो आएगा इसमें इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड। अगर आप रहते हैं बस स्टैंड के पीछे, तो आएगा बिहाइंड द बस स्टैंड। फिलहाल हमने नियर लगाया है यहां पर,
केवल इसलिए लगाया है, यहां पर हम इसका मीनिंग बता रहे हैं। नियर मीन्स होता है पास। वी लिव नियर द बस स्टैंड, हम बस स्टैंड के पास रहते हैं। पास के लिए आप बिसाइड का यूज भी करते हैं, आप बाय का यूज भी करते हैं, है ना। तो फिलहाल हमने यहां पर नियर लगाया है। नियर मीन्स के पास। अगला है आपका बाय। बाय मीन्स है के द्वारा। दिस नोवेल हैज बीन रिटन बाय चेतन भगत। यह उपन्यास चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। बाय के और भी कई मीनिंग हैं। इसका एक अर्थ है समीप, जिसका नियर में हमने उल्लेख किया था। वी लिव बाय द बस स्टैंड, इसका मीनिंग भी वही होता है कि हम बस स्टैंड के करीब रहते हैं, उसके समीप रहते हैं। बेसिक मीनिंग इसका है के द्वारा, और जिसके बाद दिया जाता है डूअर, काम को करने वाला। दिस नोवेल हैज बीन रिटन बाय चेतन भगत। तीसरा है आपका अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में। जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली, जरा अपने परिवार के बारे में सोचिए। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, है ना। तो यह हुआ आपका अबाउट, जिसका अर्थ है के बारे में। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। अबाउट योर जॉब, अपनी नौकरी के बारे में। अगला है आपका ये पेयर है आपका बिटवीन और अमंग। दोनों का अर्थ होता है के बीच और के बीच, बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन देम। बिटवीन का यूज हम वहां करते हैं जहां पर बात हो दो लोगों की, दो चीजों की, दो स्थानों के बीच की। जैसे यह ट्रेन अलीगढ़ और चंदौसी के बीच में चलती है। दिस ट्रेन रन्स बिटवीन अलीगढ़ एंड चंदौसी। तो बिटवीन का यूज करेंगे हम दो के लिए, और दो से ज्यादा की जब बात होगी तब हम लगाएंगे अमंग। जैसे हम बात करें कि नदी अपने किनारों के बीच बहती है, इसे यहां दो किनारे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है नदी के दो ही किनारे होते हैं, और हम बोलते हैं ए रिवर फ्लोज बिटवीन हर बैंक्स, दो किनारों के बीच बहती है ना। तो दो के लिए आपने बोल दिया बिटवीन। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिच एंड द पुअर। मृत्यु अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव, कोई पक्षपात, कोई अंतर नहीं करती है। यहां पर हमारे दो क्लाइंट हैं, एक और दो, रिच और पुअर के बीच की बात है, तो आपने बिटवीन लगा दिया। लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात होगी तो क्या लगाएंगे आप? अमंग। जैसे ये है आपका सून द रूमर स्प्रेड अमंग द विलेजर्स। जल्दी ही अफवाह पूरे गांव वालों के बीच फैल गई। यहां पर गांव वाले मोर देन टू, दो से ज्यादा हैं, और आपने यहां पर क्या लगाया है? अमंग। इन दोनों के बीच में एक दो कॉम्प्लेक्सिटीज और हैं जिनका जिक्र करेंगे हम कंफ्यूजन वाली वीडियो में। जो अगला पार्ट है जिसमें हम कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें एक बार फिर इसे उठाएंगे हम। इसके बाद बात आती है अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो आप जान लीजिए, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतनी सी बात है कि अमंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, और ये इनफॉर्मल है। और ये जो अमंगस्ट है ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। और बाकी मीनिंग के तौर पर अगर बात करें तो इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है। कई जगह आपने पढ़ा होगा, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने बहुत सी जगह लिखा देखा है। कहीं लिख दिया है कि अमंग के बाद ए और एन आना चाहिए, अमंगस्ट के बाद द आना चाहिए। किसी ने लिख रखा है कि वॉवेल या कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात समझा रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी की सारी मनगढ़ंत बातें हैं, आप इनके चक्कर में ना पड़ें बिल्कुल भी। बस इतनी सी बात है कि ये अमंग जो है वो इनफॉर्मल है और मोर कॉमनली यूज्ड है, और जो अमंगस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, और बाकी इनके अंदर कोई अंतर नहीं है। और कभी भी ना कभी एग्जाम में आया है ये, और ना ही कभी इस तरह से आएगा कि दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं, आपको अमंग भी दे दिया और अमंगस्ट भी दे दिया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहें। दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है। और देखिए, मैंने इसी वजह से दोनों ये एग्जाम्पल सेम रखे हैं, अलग नहीं किए, ये दिखाने के लिए देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। सून द रूमर स्प्रेड अमंगस्ट द विलेजर्स। जल्दी ही अफवाह गांव वालों के बीच फैल गई। और इसके बाद आते हैं आपके एमिड और एमिडस्ट। इनमें भी वही अंतर है, मीनिंग दोनों का सेम है,
देखिए दोनों का अर्थ है के बीच और के बीच, जैसे खेतों के बीच, किसान अपने खेतों के बीच बैठा था। द फार्मर वॉज सिटिंग एमिड्स्ट हिज फील्ड्स, तो यहाँ एमिड भी आ सकता है और एमिड्स्ट भी आ सकता है। अंतर बस इतना सा है, जो एमिड है वो मोर कॉमन है, ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है और ये इनफॉर्मल है, जबकि दूसरा जो है एमिड्स्ड वो कुछ ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। इसका यूज बहुत कम किया जाता है, फॉर्मेलिटीज़ में किया जाता है, रिटन में किया जाता है ना। और बाकी ग्रामेटिकल और बड़ा कोई डिफरेंस इनके बीच नहीं है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द सेम एग्जाम्पल्स टू डिनोट बोथ ऑफ देम। सेम एग्जाम्पल मैंने रखा है, देखिए देयर वॉज स्टिल अ रे ऑफ होप एमिड अटर कैओस, घोर निराशा, घोर अंधकार के बीच अभी भी आशा की एक किरण थी। देयर वॉज स्टिल ए रे ऑफ होप एमिड्स्ट अटर कैओस, यहां भी एमिड्स्ट लगा दिया है। तो देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ दीज टू प्रेपोजिशंस बिसाइड्स बीइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगला है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स के अंदर और आउटसाइड मीन्स के बाहर। कम इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। देयर आर सेवरल ट्रीज आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाहर बहुत सारे पेड़ हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ध्यान से देखिए, ये एक आउटसाइड और है जिस पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया था और केवल ये दोनों मैंने प्रेपोजिशंस बताई थी कि ये प्रेपोजिशन है और ये भी है। तो साथियों, एडवर्बियल पार्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी चौथी स्टेज में, जैसा कि मैंने शुरू में आपको इंट्रोड्यूस किया था। यहां पर यह प्रेपोजिशन है ही नहीं। देखिए प्रेपोजिशन होने के लिए उसके बाद एक नाउन होना बहुत जरूरी है। यहां पर है इनसाइड द रूम, तो यहां पर यह प्रेपोजिशन है। लेकिन केवल अगर इतना सा होता, यहां पर द रूम नहीं लिखा होता और इतना सा होता कम इनसाइड, तो यहां पर ये इनसाइड भी प्रेपोजिशन नहीं होती, ये होती एडवर्बियल पार्टिकल। आ जाएं, कहां आ जाएं? अंदर आ जाओ। कहां के जवाब में एडवर्ब आता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना के जवाब में एडवर्ब है अपना। जैसे ही हमने यहां पर लगा दिया द रूम, अब यहां पर कहां के जवाब में निकलेगा क्या? कहां आ जाएं? कमरे के अंदर आ जाइए। ये पूरा निकलेगा आपका कहां के जवाब में, ये पूरा है अब एडवर्बियल फ्रेज, जिसमें एक प्रेपोजिशन है प्लस एक नाउन है, दोनों को मिलाकर बना प्रेपोजिशनल फ्रेज। और मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन के साथ मिलकर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है और वो काम करता है या तो एडजेक्टिव का या करता है एडवर्ब का। आगे देखिए, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहां पर है क्योंकि आउटसाइड के बाद एक नाउन फ्रेज दे रखा है, आउटसाइड माई हाउस। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद है बिसाइड और बिसाइड्स की जोड़ी। ये काफी चर्चित रहता है, मोर कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो बिसाइड का अर्थ है के समीप या के बराबर में, बाय द साइड ऑफ, किसी के अगल बगल। जैसे दोनों लोग ये बैठे हुए हैं एक दूसरे के बराबर में, बाय द साइड ऑफ ईच अदर, बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बराबर में। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बराबर में बैठा हुआ था ऑल द टाइम, बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे जानता नहीं था। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। और दोनों की स्पेलिंग आप देखिए, केवल एक एस का डिफरेंस है। बिसाइड्स में एक एस अतिरिक्त है जिसका मीनिंग है के अतिरिक्त। ये ट्रिक है याद रखने की, कई बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से का मतलब क्या है। तो आप ध्यान रखिए, जिसमें एक एस अतिरिक्त है उसी का अर्थ है के अतिरिक्त, के अलावा। बिसाइड्स न्यूट्रिशंस यू नीड रेगुलर एक्सरसाइज टू। न्यूट्रिशंस के अलावा, न्यूट्रिशंस के अतिरिक्त, प्रोटीन पाउडर के अतिरिक्त, अच्छे खान पान के अतिरिक्त आपको जरूरत है बढ़िया एक्सरसाइज की, नियमित एक्सरसाइज की। तो ये रहा आपका बिसाइड्स और ये रहा बिसाइड। उसके बाद है आपका अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर। जैसे हम कहें मकान के चारों ओर पानी ही पानी था। देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड द हाउस, मकान के चारों ओर। और देखिए क्या दिया है, यू फैस्टन योर बेल्ट अराउंड योर वेस्ट।
आप अपनी कमर के चारों ओर बांधते हैं अपनी बेल्ट। यू फैसन योर बेल्ट। आप बेल्ट कहां बांधते हैं? अराउंड योर वेस्ट, कमर के चारों ओर। तो ये हुआ आपका, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट? गुड। अगला है अलोंग। अलोंग मीन्स होता है के समांतर, के समांतर, है ना? जैसे रोड है ये और रोड के किनारे से नदी बह रही है, तो नदी कहां है? अलोंग द रोड। और रोड कहां है? अलोंग द रिवर। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यानी इसका मीनिंग है इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही दिशा में, मैचिंग द लेंथ ऑफ समथिंग, किसी की लंबाई को फॉलो करते हुए, है ना? जैसे आप नदी के सहारे सहारे टहल रहे हैं, आप रोड के सहारे सहारे फुटपाथ पर टहल रहे हैं किनारे किनारे, अलोंग द रोड। या रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे आप जा रहे हैं लोटा लेकर, अलोंग द रेलवे। समझ में आ गया? वेरी गुड। अगला है आपका विद इन। विद इन का अर्थ होता है के अंदर अंदर या के भीतर भीतर। जैसे विद इन द लाइन, लाइन के भीतर भीतर, लाइन के अंदर अंदर। जैसे कबड्डी में एक लाइन खींची जाती है और कहा जाता है कि खिलाड़ियों को उसके अंदर अंदर रहना है, विद इन द लाइन। विद इन योर मीन्स, एक कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, है ना? उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी क्षमताएं हैं। विद इन योर मीन्स, लिव विद इन योर मीन्स, विद इन योर लिमिट, अपनी हद में रहिए, लिव विद इन योर लिमिट। तो विद इन का प्रयोग हम करते हैं के अंदर अंदर, कमरे के अंदर अंदर, विद इन द रूम। अगला है थ्रू। थ्रू मीन्स है में से होकर या के आर पार। हम एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वी वर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। हम एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। चिड़िया खिड़की में से होकर उड़ गई। द बर्ड फ्लू थ्रू द विंडो। खिड़की में से होकर। तो इसका यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कोई चीज सब तरफ से घिरी हुई और आर पार निकल रही हो। इस तरीके से देखिए, ये सीन देखिए और समझिए। इसे आप देखकर क्लियरली समझ रहे हैं कि कोई चीज जब इस तरह से आर पार निकलती है, बिल्कुल सब तरफ से घिरी हुई और पार निकलती है उसमें से, तब हम यूज करते हैं थ्रू का। वी वर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। हम एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। मान लीजिए आपका रूम है जिसमें दोनों तरफ, दोनों साइड में गेट है। कोई इस गेट से घुसे और दूसरे गेट से निकला चला जाए, तो यहां पर हम कह सकते हैं ही वेंट थ्रू द रूम। कमरे से होकर गुजर गया, ठीक है? आर पार, किसी के आर पार निकल जाना, इस तरह से। जब आप धागा डालते हैं सुई में तो थ्रू, थ्रू द होल, इसे कहते हैं हम थ्रू। अगला है आपका थ्रू आउट, पूरी तरह से आर पार। देखिए दोनों में अंतर है। एक तो है में से होकर, है ना? और दूसरा है कंप्लीटली, पूरी तरह से आर पार। थ्रू आउट द ईयर, उसने पूरे साल बहुत मेहनत की। ही वर्कड रियली हार्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। जल्दी ही यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। सून दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उसकी ख्याति फैल गई, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी तरह से आर पार किसी चीज के। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगला है आपका एक्रॉस। एक्रॉस मीन्स भी होता है के पार, है ना? चांद के पार, एक्रॉस द मून, इस मैदान के पार, एक्रॉस दिस फील्ड, है ना? जैसे ये आपका ये डिजाइन बनी हुई है, इस छोर से इस छोर तक, इसे हम बोलेंगे एक्रॉस। एक्रॉस, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ये पुल बना हुआ है, एक्रॉस द रिवर, है ना? और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस बोला तो है कि ये पुल जो है नदी के आर पार बना हुआ है, तो यहां पर आपने एक्रॉस लगा दिया। लेकिन हम कहें नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आप बोलेंगे ओवर द। बस वही वाली बात आ जाएगी कि आप जिस पोजीशन को दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। एक्रॉस द रिवर भी बिल्कुल ठीक है, ओवर द रिवर भी बिल्कुल ठीक है। बस आप कौन सी पोजीशन दिखाना चाहते हैं, कि नदी के आर पार दिखाना चाहते हैं पुल को या नदी के ऊपर दिखाना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली दोनों प्रीपोजिशन बिल्कुल एप्रोप्रिएट हैं। अगला देखिए, एक्रॉस हुआ आपका देयर इज एन एंशिएंट टेम्पल अक्रॉस दिस डेजर्ट। इस रेगिस्तान के पार एक बहुत प्राचीन मंदिर है।
उसके बाद है आपका बियॉन्ड, जिसका मतलब होता है से परे, से बाहर, कि ये मेरी क्षमता के बाहर है। इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, किसी की क्षमता के बाहर, कैपेसिटी के बाहर। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना के परे है, आपकी कल्पना से बाहर है, तो ऐसे में हम बोलते हैं बियॉन्ड, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन, क्षमता से बाहर, कल्पना के बाहर। अगला है बीनीथ और अंडरनीथ, दोनों ऑब्सोलीट हैं। ऑब्सोलीट ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रचलन अब बहुत ज्यादा नहीं होता, जिनका प्रचलन पहले कभी हुआ करता था। नाउ सच वर्ड्स आर आउट ऑफ यूज, रेयरली यूज्ड। तो बीनीथ और अंडरनीथ, इन दोनों शब्दों को बेसिकली आपने पोइट्री में पढ़ा होगा, जो आपकी ओल्ड इंग्लिश है उसमें इनका यूज खूब होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गए, आज भी आप बीनीथ और अंडरनीथ का यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए ऑब्सोलीट का, कि शब्द तो है, आज भी जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, सब जानते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। बाहर एक महिला आई हैं, सब बोलते हैं, बाहर एक लेडी आई हैं, बाहर एक औरत आई है, ये भी बोलते हैं, लेकिन बाहर एक नारी आई है, कौन बोलता है आजकल, है ना। लेकिन नारी का मीन्स तो वही है, लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं, इसे कहते हैं ऑब्सोलीट होना। तो बीनीथ और अंडरनीथ के नीचे ऑब्सोलीट हैं, लेकिन यूज आप कैसे करेंगे, बीनीथ द स्काई, आकाश के नीचे। पुट योर सिग्नेचर बीनीथ द आर्टिकल, इस आर्टिकल के नीचे अपने सिग्नेचर कर दो। आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उसके नीचे कहा जा रहा है आपसे सिग्नेचर कर दो, तो आप अंडर भी लगा सकते हैं, आप बीनीथ भी लगा सकते हैं, और आप अंडरनीथ भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे इनका जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग, जितने भी ये नीचे वाले शब्द हैं लगभग मिलता जुलता है, और बहुत सी जगह पर दे आर इंटरचेंजेबल ऑल्सो, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बिल्कुल इनके बीच में कोई लाइन खिंच गई, इनके बीच में कोई लाइन नहीं है, दे आर इंटरचेंजेबल। हमें तो बस परिचय कराना था, इंट्रोड्यूस कराना था, जिसलिए हमने ये अलग अलग लिखकर इनका मीनिंग समझाया है। अगला है आपका जैसे अंडरनीथ, इसका मतलब भी वही है, दोनों का सेम मीनिंग है। बीनीथ द स्काई और पुट योर साइन, पुट योर सिग्नेचर बीनीथ द आर्टिकल, ये हो गया। अगला है आई फाउंड दिस फोटोग्राफ अंडरनीथ योर बेडशीट, मुझे ये फोटोग्राफ आपकी बेडशीट के नीचे मिला। यहां आप बीनीथ भी लगा सकते थे और अंडर भी लगा सकते थे, और अंडरनीथ तो आपने लगाया ही लगाया है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये अंडरनीथ। इसके बाद हैं आपके अंडर, बिलो, अबव और ओवर। ये चार वर्ड्स हम एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए, थोड़ा सा एरिया यहां से खाली कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ओवर और अंडर ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, और अबव का अपोजिट है बिलो, जबकि दोनों के मीनिंग काफी मिलते जुलते हैं। देखिए अब मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है अंडर मीन्स है के नीचे, और बिलो मीन्स लिखा है मैंने से नीचे। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, और मैं कोई नया नियम नहीं बना रहा कि ये और नई चीज लेकर आए हैं, है ना बाबा रणछोड़ दास, कि यहां पर के कर दिया और यहां पर से कर दिया। मैं इस पॉइंट को क्लियर करके बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए ये छत है, और छत के नीचे हमें कहना है अंडर द रूफ, कब कहेंगे अंडर द रूफ, और बिलो द रूफ कब कहेंगे बिलो द रूफ। दोनों बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, जैसा कि मैंने प्रेपोजिशन में बार बार आपको समझाया है और फिर बता रहा हूं कि डिपेंड करेगा सिचुएशन पर और पोजीशन पर कि हम कौन सी प्रेपोजिशन कहां लगाएंगे। तो जो अंडर वर्ड है, अंडर, मैं अंडर वर्ल्ड नहीं बोल रहा हूं, अंडर वर्ड, ये शब्द जो है अंडर, ये रैंडम है और इनफॉर्मल है। इसका प्रयोग हम बहुत ज्यादा फॉर्मली नहीं करते हैं, जबकि बिलो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है और मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम सभी एक छत के नीचे रहते हैं, अंडर वन रूफ। छत के नीचे कहीं भी, भाई पूरा मकान पड़ा हुआ है, कोई कहीं रह रहा है, कोई किसी कमरे में बैठा है, कोई कहीं खेल रहा है, अंडर वन रूफ।
लेकिन अगर सेंटेंस ये है कि मान लीजिए आपने मकान बनवाया है और मकान बनाने वाले मिस्त्री से, इंजीनियर से आपकी बात हो रही है कि आप क्या चार्ज लेंगे, तो उसने बोला कि छत तक का तो मैं ये लूंगा, लेकिन छत से नीचे का, जैसे ये छत है आपकी और नीचे तक का, अब यहां से और यहां तक की अगर ये हाइट नापने की बात होगी तब आप यहां अंडर द रूफ नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे बिलो द रूफ। जब हम कहीं से कहीं तक ये इस तरह से मापते हैं तो वहां पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मल है और मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके सिर पर मच्छर उड़ रहे हैं, ढेर सारे मच्छर हैं आपके सिर पर, है ना, तो उसे आप यूज करेंगे वहां पर क्या, ओवर का। लेकिन इसी कंडीशन में हम ये कहें कि आपके ऊपर जो पंखा लटक रहा है वहां से और आपके सिर के बीच की दूरी क्या है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप एबव का यूज करेंगे। एबव और बिलो ये फॉर्मल हैं और मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के लिए आते हैं। जैसे एक बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैंने लिखा है बिलो के आगे फॉर्मल एंड यूज टू शो मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। मैथमेटिकल अंकगणितीय गणना के लिए और फॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे, कभी अंडर नहीं बोला जाता है। बीपीएल के कार्ड होते हैं, राशन कार्ड आपने देखे होंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। सरकार ने एक मानक तय कर दिया कि भाई इतनी जिसकी आय है, इतनी जिसकी आय है वो व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर है और इसके नीचे वाले जो हैं उन्हें गरीब कहा जाएगा। तो हम बोलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के ऊपर और गरीबी की रेखा के नीचे। इसी तरह से जो पुल बने हुए होते हैं उन पर एक मेजरमेंट होता है, एक पैमाना बना हुआ होता है और उस पर ग्रीन फिर येलो और रेड साइन होते हैं, खतरे की लाइन खिंच रही होती है, लाइन ऑफ डेंजर, है ना। तो अगर पानी उसके नीचे होता है तो हम बोलते हैं बिलो द लाइन ऑफ डेंजर, और उसे ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं अबव द लाइन ऑफ डेंजर। तो बात इतनी सी है कि अबव और बिलो ये दोनों फॉर्मल हैं और मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ये दोनों जो हैं ये इनफॉर्मल हैं और रैंडम यूज करते हैं बस, और इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब मान लीजिए बात आती है कि हम क्या कहें, अंडर 16 या बिलो 16, दोनों देखे जाते हैं, दोनों ही आपने देखे होंगे, अंडर 19 अंडर 16, है ना। तो दोनों ही ठीक हैं, बस बोलने का तरीका है, बिलो जो है थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है और अंडर 16 ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। साधारण बोलचाल में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और फॉर्मल इनफॉर्मल आप जानते ही हैं, इनफॉर्मल ड्रेसेज आपकी कैजुअल ड्रेसेज होती हैं, आप लोअर टी शर्ट कुछ भी पहनते हैं, लेकिन फॉर्मल ड्रेस होती है जो आप ऑफिस में पहनकर जाते हैं। तो ये हैं आपके, अंडर के आगे लिखा है इनफॉर्मल और रैंडम। वी वर सिटिंग अंडर ए ट्री, हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। और अगले में है बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द लाइन ऑफ डेंजर, LOD लाइन ऑफ डेंजर, खतरे के निशान से नीचे, खतरे के निशान से नीचे, और पेड़ के नीचे ही वहां पर जाइए, स्टेशन पर जाइए, स्टेशन का बोर्ड लगा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, उसका मेजरमेंट जो होता है वो समुद्र तल से होता है, और वहां भी अबव द सी लेवल या बिलो द सी लेवल, अंडर का और ओवर का प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं, कहीं भी मेजरमेंट की बात आएगी तब। और इसके अलावा बहुत सारे नियम इन पर ना थोपें। प्रेपोजिशन समझने वाली चीज है, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है ना। अगला देखिए, अबव और ओवर सेम है, फॉर्मल और यूज टू शो मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के ऊपर, और अबव द लाइन ऑफ डेंजर, खतरे के निशान से ऊपर, एक मेजरमेंट है और उसके ऊपर। ओवर का देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर इज ए स्कर्ज ऑफ मॉस्किटोज ओवर योर हेड, तुम्हारे सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड है। मच्छरों के झुंड के लिए कलेक्टिव नाउन है स्कर्ज, है ना। तो जैसे मक्खियों का होता है स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ऐसे ही स्कर्ज ऑफ मस्किटोज, मच्छरों का झुंड तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। अगला देखिए,
बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में, और एक एक अर्थ और होता है, बिफोर मानी के सामने और आफ्टर मानी के पीछे, ये भी होता है। दोबारा समझिए, बिफोर मीन्स से पहले, आफ्टर मीन्स के बाद। जैसे मैं कहूं कि इस चीज को शुक्रवार से पहले पहले करवा दीजिए, बिफोर फ्राइडे, शुक्रवार से पहले। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग, उसे राजा के सामने पेश किया गया। तो एक तो इसका अर्थ है पहले और एक इसका अर्थ है के सामने। एक बात और यहां पर बताने की है, बिफोर और आफ्टर दोनों ही कंजंक्शन भी होते हैं। अगर इनके बाद नाउन फ्रेज की जगह कोई क्लॉज होता, इनके पीछे अगर पूरा क्लॉज होता है तो बच्चों ये कंजंक्शन बन जाते हैं। जैसे हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वे निकल गए थे, दे हैड लेफ्ट आउट बिफोर वी रीच्ड देयर। यहां पर ये जो बिफोर है वो प्रेपोजिशन नहीं है, उसके बाद आया है सब्जेक्ट, उसके बाद आई है वर्ब, वी रीच्ड देयर, तो वहां पर वो कंजंक्शन है। और मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि कोई भी शब्द, यहां जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं उनके यूज पर डिपेंड करेगा कि वो शब्द क्या है। एक एक शब्द कई कई पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करता है, वो नाउन भी है, वो वर्ब भी है, वो प्रेपोजिशन भी है, वो कंजंक्शन भी है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंडीशन में वो शब्द क्या है। दैट इज टू बी नोटेड। अगला है आफ्टर, जिसका अर्थ है के बाद या के पीछे। आफ्टर होली, होली के बाद, आफ्टर 8 PM 8 बजे के बाद, ठीक है, आफ्टर हो गया। सेम चीज है, अगर इसके पीछे पूरा क्लॉज होता तो ये कंजंक्शन बन जाता, फिलहाल ये प्रेपोजिशन है। अगला है इसका दूसरा अर्थ के पीछे। आफ्टर मीन्स के पीछे। सम चिल्ड्रन वर रनिंग आफ्टर माई कार, कुछ नटखट बच्चे मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। अब यहां पर एक बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ आफ्टर एंड बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स भी पीछे है, आफ्टर मीन्स भी पीछे है। जब मूवमेंट हो रहा हो, गाड़ी आगे आगे दौड़ रही है, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वहां पर आप लगाएंगे आफ्टर, आफ्टर द कार। लेकिन गाड़ी रुकी हुई है, आप आइस पाइस खेल रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं और आप गाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, यहां आफ्टर नहीं आएगा, यहां पर आएगा बिहाइंड। जो बिहाइंड है वो स्थायित्व के लिए दिखाया जाता है, इमूवेबिलिटी के लिए दिखाया जाता है, और जब मूव हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे आफ्टर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रेपोजिशंस। ये है आपका बिहाइंड और ये है आफ्टर। तो यहां पर था बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, है ना। अब है बिहाइंड, जैसे बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे। बिहाइंड द कार इन द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पीछे कुछ कोई छुपा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, वहां पर आप उसे लगाएंगे बिहाइंड। तो बिहाइंड और आफ्टर का अंतर था। उसके बाद आता है आपका इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ये भी क्या दिखाता है, आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे मकान के सामने एक मंदिर है। आगे है आपका अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, और दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद। इन दोनों का बच्चों सेम मीनिंग है, दोनों का मतलब है के अनुसार, किसी के अनुसार, गीता के अनुसार, कुरान के अनुसार, वेद के अनुसार, है ना, या शेक्सपियर के अनुसार, तुलसीदास के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा वर्क इज वर्शिप, श्री कृष्ण जी के अनुसार कर्म ही पूजा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा। अगला है आपका इन अकॉर्डेंस विद। ही इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद हिज वाइफ्स एडवाइस, वो अपनी पत्नी की सलाह के अनुसार काम कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विद हिज वाइफ्स एडवाइस, वह अपनी पत्नी की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा है। अगला है इन प्लेस ऑफ और इन स्टीड ऑफ। दोनों का एक ही मतलब होता है, के स्थान पर या के बजाय। और मैंने सेम एग्जाम्पल इसीलिए रखा है इसमें कि दोनों का सेम मीनिंग है, और आपकी जानी पहचानी लाइन है, कक्षा 2 से आपको याद कराई जा रही है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, या ए प्रोनाउन इज ए वर्ड
इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। दोनों का सेम मीनिंग है के स्थान पर। आपको कहना है कि मुझे आइसक्रीम के स्थान पर कॉफी चाहिए, तो आई वॉन्ट कॉफी इंस्टीड ऑफ आइसक्रीम, आई वॉन्ट कॉफी इन प्लेस ऑफ आइसक्रीम। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होता पूरा, ये एक प्रेपोजिशन नहीं होती पूरी, तो ये ऐसे होता इन द प्लेस ऑफ। लेकिन आप जितने भी ऐसे फ्रेज देखेंगे, इन प्लेस ऑफ, इन रेफरेंस टू, है ना, इन रिगार्ड टू, आप देखेंगे कि यहां पर जो आर्टिकल था वो नहीं आया है। उस आर्टिकल को हटाकर ये प्रेपोजिशन इस तरह से बनाई गई हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन। तो अगला है आपका इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। इन दोनों का भी सेम मीनिंग होता है के बावजूद, के होते हुए भी। और दोनों में याद रखने वाली बात यह है कि इन स्पाइट के बाद तो ऑफ आता है, लेकिन डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। एग्जामिनेशन में अक्सर इस तरह से पूछ लिया जाता है फाइंड आउट द एरर में, कि वो डेस्पाइट के बाद भी ऑफ लगा कर दे देते हैं कि डेस्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड। तो आपको वो ऑफ निकालना होता है। इसका अपने आप में पूरा मतलब है के बावजूद, जबकि इन स्पाइट ऑफ ये पूरा मिलाकर एक प्रेपोजिशन बना है। तो ये लिखा हुआ है आपका इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड, बूढ़ा होने के बावजूद ही वर्क्स रियली हार्ड, बहुत मेहनत करता है। डेस्पाइट बीइंग ओल्ड ही वर्क्स रियली हार्ड, दोनों का मतलब के बावजूद, बूढ़ा होने के बावजूद। आगे हैं आपके इन रेफरेंस टू और विद रेफरेंस टू। हम दोनों तरह से इसे बोल लेते हैं, इन रेफरेंस टू एंड विद रेफरेंस टू। मीनिंग दोनों का सेम है, के संबंध में, इन रिलेशन टू या कंसर्निंग, के संबंध में। जैसे आपने जिस प्रोजेक्ट का अभी अभी नाम लिया, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से समथिंग इन रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट यू हैव जस्ट मेंशन्ड, या विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट यू हैव जस्ट मेंशन्ड। जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने अभी जिक्र किया है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आप दोनों का यूज कर सकते हैं, इन रेफरेंस टू या विद रेफरेंस टू। बिल्कुल सेम है अगले दोनों, इन रिगार्ड टू या विद रिगार्ड टू। यहां भी इन दोनों का मतलब है इन रिलेशन टू, कंसर्निंग या के संबंध में। तो ये चारों के चारों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इन रिगार्ड टू और विद रिगार्ड टू, इसका एग्जाम्पल देखिए। इन रिगार्ड टू योर लेटर, आपके पत्र के संबंध में। विद रिगार्ड टू योर लेटर, आपके पत्र के संबंध में। या इन रिगार्ड टू योर मैरिड लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी के संबंध में। तो इन रिगार्ड टू और विद रिगार्ड टू, इन रेफरेंस टू और विद रेफरेंस टू, इन चारों का एक ही मतलब है, के संबंध में। और हिंदी में भी देखिए ये पूरी प्रेपोजिशन है, के संबंध में। ठीक है ना, हिंदी में भी ये इस तरह से है फ्रेजल, और इंग्लिश में भी है। अगला है आपका बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। दोनों का मतलब होता है के माध्यम से, या के बल पर, या के दम पर, पैसे के दम पर। बाय डिंट ऑफ मनी, मेहनत के दम पर। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। क्या दिया है देखिए, बाय डिंट ऑफ या बाय मीन्स ऑफ, के दम पर, के बल पर, के जरिए। यूजिंग द मीन्स ऑफ, किसी साधन के प्रयोग से। यू कैन अचीव इमेंस सक्सेस बाय डिंट ऑफ या बाय मीन्स ऑफ डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। मेहनत, समर्पण और अनुशासन के दम पर आप बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। किसके दम पर? बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ मनी, बाय डिंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बाय डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब के दम पर, बाय मीन्स ऑफ मनी, पैसे के दम पर, बाय मीन्स ऑफ नेम एंड फेम, अपने नाम के दम पर, बाय मीन्स ऑफ योर ऑनर, अपने सम्मान, अपनी बात के दम पर। अगला देखते हैं, बाय वे ऑफ, से होकर या
वाया या बाई, तीनों का मतलब इसी तरह से है, के मार्ग से, के रास्ते से होकर। जैसे सेंटेंस है आपका, यू हैव टू गो टू पुणे बाई वे ऑफ घरवरा, आपको घरवरा होकर पुणे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? एज द मेन रूट इज ब्लॉक्ड, क्योंकि जो मुख्य रास्ता है वो ब्लॉक है, इसलिए आपको कैसे जाना पड़ेगा? बाई वे ऑफ घरवरा, घरवरा होते हुए, बाई वे ऑफ। अगले हैं आपके बाय वर्च्यू ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, और इन सभी का मतलब होता है के कारण। बाय वर्च्यू ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ओइंग टू के कारण, और ड्यू टू के कारण। इन सभी का प्रयोग होता है के कारण। देखो बिकॉज मानी वैसे क्योंकि होता है और ये कंजंक्शन होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये दोनों मिलाकर एक फ्रेजल प्रेपोजिशन तैयार हो गया है। इन सब का लगभग सेम मीनिंग है, एंड देयर इज नो रिमार्केबल डिफरेंस अमंग देम। तो देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ के कारण, जैसे हम कह सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ओल्ड, बूढ़ा होने के कारण, बूढ़ा होने के कारण ही इज नॉट एबल टू वर्क हार्ड, वो मेहनत करने के लायक नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज इंडोलेंस, उसके आलस्य के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया, ही वॉज फायर्ड। बिकॉज ऑफ हिज इंडोलेंस ही वॉज फायर्ड, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ द लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी के कारण हमें अपना व्यापार बंद करना पड़ा। ऑन अकाउंट ऑफ द लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी के कारण। ओइंग टू अ हेड इंजुरी, सिर की चोट के कारण ही डाइड। ओइंग टू अ हेड इंजुरी, सिर की चोट के कारण ही डाइड। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं जिनका मतलब है के कारण, है ना। और एक चीज और मैं बता दूं, मैंने कई बच्चों को ये कहते हुए सुना है और कहीं एक दो जगह मैंने लोगों को बताते हुए भी देखा है कि ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। देखिए, इसमें कहीं भी कोई भी आधार नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस बात है, इस पर आप ध्यान ना दें। किसी भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और मैंने आपको बताया है प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडवर्ब का काम करता है या एडजेक्टिव का। इनमें से जितने भी हैं ये सभी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ये सब एडवर्बियल फ्रेज हैं। क्यों? उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? उसकी इंडोलेंस के कारण। वो काम क्यों नहीं कर पाता है? अपने बूढ़ा होने के कारण। हम बिजनेस क्यों नहीं कर पाए? पैसे की कमी के कारण। वो क्यों मर गया? सिर की चोट के कारण। और किसानों को क्यों नुकसान हुआ? भारी वर्षा के कारण। कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना के जवाब में एडवर्ब है अपना। और भाई साहब, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की फितरत होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात तो हम एक ऐसी बात कहेंगे, भले ही वो गलत हो, और हम इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि वो आपको सही लगेगी, है ना। ऐसे लोगों से आप बहुत सावधान रहें। ऐसे लोग आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं, जो गलत बातों को भी इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे क्योंकि उनके नाम बड़े हो सकते हैं, और या जिस पोजीशन पे हैं वो पोजीशन बहुत बड़ी हो सकती है। तो आपको कई बार लगता है हो सकता है इन्होंने ठीक कहा हो, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहें। और हर देश, काल और परिस्थिति में ऐसे लोग पाए जाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लोग महाराज के पास गए और महाराज से पूछा कि महाराज भूकंप क्यों आते हैं, और महाराज आंखें बंद करके बैठ गए। जो भक्त हैं वो समझ रहे हैं महाराज ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन महाराज मनी मन कहानी बना रहे हैं। और आंखें खोल के महाराज ने कहानी बताई कि दरअसल सबसे नीचे कछुआ है,
कछुआ के ऊपर सांप है और सांप के फन पर गाय खड़ी है और गाय के एक सींग पर पृथ्वी टिकी है और जब गाय सींग बदलती है तो भूकंप आते हैं और पग विकसित होता है। ऐसे लोगों से आप विशेष सावधान रहें जो अपनी तरफ से नियमों को बना बनाकर लैंग्वेज को कठिन करते हैं। ऐसे लोगों से आप बच गए तो लैंग्वेज में कुछ भी कठिन नहीं बचेगा, बहुत ही लिबरल है। एंड एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, ये बहुत ही लिबरल लैंग्वेज है। इसे आप बहुत ज़्यादा नैरो ना बनाएं ज़्यादा नियमों के माध्यम से। देखिए, तो बड़े आराम से आप किसी भी एडवर्ब फ्रेज से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला है आपका इन कोर्स ऑफ, के अनुक्रम में, के सिलसिले में। जैसे समय बीतते बीतते, इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा, इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव टू रिपेंट, आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा अगर ऐसे लोगों के कहने में आए आप तो। इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव टू रिपेंट। तो इन कोर्स ऑफ एक्शन, जब हम काम करते गए और उसी सिलसिले में हमें पता चला कि यह काम कितना रिस्की है, इन कोर्स ऑफ एक्शन वी केम टू नो। ठीक है, तो इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ एक्शन, के सिलसिले में, इन कोर्स ऑफ। अगला है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू इज सेम एज टू। जैसे टू से इन्फिनेटिव की शुरुआत होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है और मैंने उसे प्रेपोजिशन के इस चैप्टर से अलग रखने को कहा है कि उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये इन ऑर्डर टू मैंने शामिल कर दिया है, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और प्रेपोजिशन से अलग बचाकर चलना और मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूँगा इन्फिनेटिव वाले चैप्टर में। फिलहाल ये जो फ्रेजल प्रेपोजिशन है वो बिल्कुल टू के इक्वल है और ये इन्फिनेटिव को स्टार्टअप देती है। देखिए, वी हैव टू गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना है, इन ऑर्डर टू कैच आवर ट्रेन, अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। यहां पर हमें से इन ऑर्डर टू को पूरे को हटाएं और टू यहां पर लगा दें तो भी वही काम बनेगा। वी हैव टू गेट अप अर्ली टू कैच आवर ट्रेन, अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन ये जो पूरा फ्रेज है, चाहे तो टू लगाइए चाहे इन ऑर्डर टू लगाइए, ये मिलकर पूरा एडवर्ब फ्रेज ही बनेगा। हमें जल्दी क्यों उठना है? क्यों उठना है? ट्रेन पकड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ दैट मीन्स के बदले में। यू विल रिसीव मनी इन ल्यू ऑफ योर सर्विसेज, आपकी सेवाओं के बदले आपको पैसा मिलेगा। आपके बालों के बदले आपको चूरन मिलेगा। ना बेचने, बालों के बदले चूरन दे जाता है, ढेर सारे बाल आप बेच देते हैं उसे। तो इन ल्यू ऑफ, बालों के बदले चूरन, यू विल रिसीव चूरन इन ल्यू ऑफ योर बाल। अगला है इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। मैंने अभी पीछे एक बार और बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। ये प्रेपोजिशन जो बनाए गए हैं, अगर ये प्रेपोजिशन ना हो तो ये बोला जाता इन द फेवर ऑफ, इन दी कंपैरिजन विद। लेकिन ये प्रेपोजिशन हैं ऑलरेडी सेट एंड वेल सेटल्ड प्रेपोजिशंस हैं ये, तो इसलिए इनमें बीच में आर्टिकल ना लगाएं आप, है ना। एज ए यूनिट ये काम कर रहे हैं। तो इन फेवर ऑफ होता है के पक्ष में। आप चेक काटते हैं इन फेवर ऑफ समवन, किसी के पक्ष में, उस पर लिखा रहता है इन फेवर ऑफ, उसमें आगे आप नाम लिखते हैं कि किसके नाम पर आप चेक काट रहे हैं। दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ बीएसपी, उन्होंने बीएसपी के पक्ष में वोट दिया है। और इन फेवर ऑफ का जो ऑपोजिट है वो है अगेंस्ट। इन फेवर के अपोजिट होता है अगेंस्ट। दे हैव वोटेड अगेंस्ट बीएसपी, है ना। तो इन फेवर ऑफ के पक्ष में और अगेंस्ट के खिलाफ, के विरुद्ध। अगला है, दो हैं आपके, इन कंपैरिजन विद और इन कंपैरिजन टू। दोनों का मतलब होता है कि तुलना में। देन, THAN, है ना, देन। ये देन जो है एक कंजंक्शन भी है और ये एक प्रेपोजिशन भी है। जब आप कहते हैं ही इज टॉलर देन आई, यहां पर ये देन कंजंक्शन है, और ही इज टॉलर देन मी, यहां पर ये प्रेपोजिशन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन कंपैरिजन विद और इन कंपैरिजन टू, दोनों का मतलब यही होता है कि तुलना में। संस्कृत इज मच मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू या इन कंपैरिजन विद एनी अदर लैंग्वेज।
संस्कृत किसी अन्य भाषा की तुलना में बहुत कठिन है। इन कंपैरिजन विद या इन कंपैरिजन टू। यहां पर मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं, वैसे बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अब दोनों में से कोई सा भी यूज करते हैं, लेकिन अगर जब तुलना समान हो तो वहां पर अच्छा लगता है। मैं सही गलत नहीं कह रहा हूं, दोनों सही हैं, थोड़ा सा अच्छा। जब समान तुलना हो तो आप इन कंपैरिजन विद लगाएं, और असमान तुलना हो तो आप इन कंपैरिजन टू लगाएं। बस अगर हो याद रख सको तो, या हो सके तो, जैसे आदमी की आदमी से तुलना है तो इन कंपैरिजन विद, और आदमी की भैंसा से तुलना है तो इन कंपैरिजन टू। बाकी वैसे कोई इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अच्छा लगता है बस। अगला है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि ओर से, की तरफ से, जैसे नब्बर्स मुबारक हो हमारी ओर से, है ना, उसी तरह से। ही बेग्ड पार्डन, उसने क्षमा मांगी, उसने माफी मांगी, ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन, अपने बेटे की ओर से, अपने बेटे की तरफ से उसने माफी मांगी, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, ये और लिख रहे हैं आपके सामने इतने सारे, ये 80 कर दिए हैं हमने इस एपिसोड में, लेकिन इट डज नॉट मीन कि इतने ही होते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये इनकी टोटल संख्या 80 है। बहुत सारे प्रेपोजिशंस और हैं, और बहुत सारे मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, लेकिन मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतने अगर प्रेपोजिशंस का मीनिंग, जनरल मीनिंग और यूज आपने समझ लिया, ढंग से समझ लिया, तो आने वाले समय में चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। इसे हम एक नए एंगल से पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, वो भी ज़रूरी होती हैं, स्पेशली विद एन आई टू योर एग्जामिनेशन, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी साथ लेकर चलनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा तालमेल बिठाएंगे इनके बीच कि बहुत आसान लगेगा। अब देखिए, ये है आपका इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मीन्स होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। जैसे एक अभी पढ़ा था आपने बिसाइड्स, सेम मीनिंग है इसका भी, बिसाइड्स। जैसे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द चीफ मिनिस्टर 5 अदर मिनिस्टर्स विल ज्वाइन द मीटिंग। सीएम साहब के अतिरिक्त 5 अन्य मिनिस्टर भी इस मीटिंग में आएंगे, शिरकत करेंगे। ठीक है, तो हुआ इन एडिशन टू द सीएम, चीफ मिनिस्टर के अतिरिक्त। अगला है इन कंप्लायंस विद, के अनुरूप या के अनुसार। अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विद आप पढ़ चुके हैं, उससे ही मिलता जुलता है इसका मीनिंग, के अनुरूप। और इंटरचेंजेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं, आप इधर उधर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट विल बी इन कंप्लायंस विद द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो नए नियमों के अनुरूप ही होगा, उन पर ही आधारित होगा, उनके ही अनुसार होगा। इन कंप्लायंस विद द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगले हैं दो आपके, सेम मीनिंग है, विद एन आई टू या विद ए व्यू टू। को ध्यान में रखते हुए, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, तो को ध्यान में रखते हुए या को मद्देनजर रखते हुए। विद एन आई टू या विद ए व्यू टू, तो हम कह सकते हैं विद एन आई टू दिस केस, इस केस को मद्देनजर रखते हुए। विद ए व्यू टू विनिंग दिस केस, तो इस तरह से हम बोलते हैं को ध्यान में रखते हुए। यहां से जो दे रखे हैं आपके आईएनजी लगी हुई है, ये पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस हैं जिनमें आईएनजी लगी हुई है। इनका निर्माण जो है वो वर्ब से हुआ है। ग्रामर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर उसे थोड़ा लिबरलिटी के साथ पढ़ा जाए तो बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए किस तरह से शब्द अपना एक्शन, अपना फंक्शन बदलते हैं। तो ड्यूरिंग के दौरान, जैसे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, परीक्षा के दौरान। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान। यात्रा के दौरान, पढ़ाई के दौरान, खेल के दौरान। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान। इंक्लूडिंग, को सम्मिलित करते हुए। इंक्लूडिंग मानी किसी को शामिल करते हुए, इंक्लूड मानी शामिल करना। हर प्रोडक्ट पर लिखा रहता है एमआरपी, है ना, उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, सभी टैक्सों को जोड़कर, सभी टैक्सों को, सभी करों को सम्मिलित करते हुए। इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, सभी नियमों को शामिल करते हुए।
इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें रहता है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस या एक्सक्लूडिंग। जैसे हमारी बुक अभी पढ़ी हुई है तो हमने कुछ समय के लिए इसे इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस दे रखा है। डिलीवरी चार्ज हम अपनी तरफ से देते हैं, उसमें शिपिंग चार्जेस। अगला है एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब होता है को छोड़कर या के बिना। एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेज होता है तो जितना प्रोडक्ट पर रेट जो लिखा हुआ है, जो प्राइस लिखा हुआ है, उसमें टैक्स अलग से लगेगा। एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, इंक्लूडिंग उसमें शामिल हैं और एक्सक्लूडिंग इसके अलावा और भी रेट हैं। गाड़ियों के प्राइस देखे होंगे आपने, गाड़ियों के प्राइस जो होते हैं वो 4 या 5 लाख, उस पर 6 लाख पड़े होते हैं, लेकिन टैक्स लगाने के बाद वो रेट और ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेज होता है, जो प्राइस ऊपर लिखा रहता है। अगला है नॉट विद स्टैंडिंग, जिसका मतलब है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। तीनों इंटरचेंजेबल हैं। ही डिड नॉट गिव अप नॉट विद स्टैंडिंग सो मेनी फेलियर्स। उसने इतनी असफलताओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी फेलियर्स, डेस्पाइट सो मेनी फेलियर्स, नॉट विद स्टैंडिंग सो मेनी फेलियर्स, ही डिड नॉट गिव अप। उसने हिम्मत नहीं हारी। और है रिगार्डिंग, जिसका अर्थ होता है के संबंध में, इन रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू, इन रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू। इन सभी का मतलब है के संबंध में। आई वॉन्ट योर सपोर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। इस मामले में मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, आई वॉन्ट योर सपोर्ट रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। अगला है कंसीडरिंग। कंसीडरिंग का मतलब भी वही है, विचार करते हुए, को ध्यान में रखते हुए। कंसीडरिंग योर एज, कंसीडरिंग योर एज यू मस्ट नॉट डांस लाइक दिस। अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से डांस नहीं करना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में रह गए आपके दो, बारिंग और बट। बारिंग मानी भी होता है के सिवाय या को छोड़कर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भी प्रीपोजिशन है ना। तो बट का मतलब भी वही होता है। बट के बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा, पहले बारिंग देखिए। के सिवाय या को छोड़कर, एक्सेप्ट। ऑल एल्स न्यू अबाउट दियर सीक्रेट मैरिज। और सभी उनकी इस गुपचुप शादी के बारे में जानते थे, बारिंग दियर पेरेंट्स, उनके माँ बाप को छोड़कर। एक्सेप्ट दियर पेरेंट्स, उनके माँ बाप को छोड़कर। ठीक है, तो बारिंग एक पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, छोड़कर। अगला है बट। इसके बारे में मुझे आपको बताना है। देखो, बट कंजंक्शन होता है। बेसिकली जो ज्यादातर ये प्रयोग होता है वो कंजंक्शन के रूप में होता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन भी होता है। और जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है सिवाय या छोड़कर। जैसे नन बट मी, नन बट मी इज द विटनेस ऑफ योर इनोसेंस। मेरे सिवाय, मुझे छोड़कर और कोई भी गवाह नहीं है तुम्हारी बेगुनाही का। देखिए, अगर ये यहां पर कंजंक्शन होता तो क्या होता, नन बट आई एम द विटनेस ऑफ योर इनोसेंस। फिर यहां पर आई आता और इसके साथ एम आता। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन है या जो भी है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और जब वर्ब रहेगी वो नन के हिसाब से रहेगी। फिलहाल हमें बट प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ना है, तो इसका मतलब है सिवाय या छोड़कर। मेरे सिवाय या मुझे छोड़कर और कोई नहीं है तुम्हारी बेगुनाही का गवाह। तो साथियों, हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, यहीं पूरी होती है। स्टेज सेकंड का, जैसा कि हमने बताया आपको 5 स्टेज में हम इसे बांटकर पढ़ेंगे, तो स्टेज सेकंड का सेकंड पार्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टेक केयर।